हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है महमूद गजनवी। कल हमने आपको मोहम्मद बिन कासिम और उसका सिंध पर हुआ हमला के बारे में पूरा पढ़ाया था। इस हमले पे सिंध पर क्या प्रभाव पड़ा था और आने वाले दिनों में क्या हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें कल हमने आपको पढ़ाई थी। तो आज का चैप्टर है मध्यकालीन भारत में महमूद गजनवी। ये भारत पर हुए हमले में दूसरा आक्रांता है। चलिए तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे महमूद गजनवी। इसके पिता का नाम सुबक्तुगीन था। सुबक्तुगीन प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था और यह अलप्तगीन का दामाद था। इसने भारत में पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल को 986 में हराया था। तो ये हो गया सुबक्तुगीन के बारे में छोटा सा ज्ञान। अब आ जाते हैं हम वापस महमूद गजनवी पे। चलिए शुरुआत करते हैं अब। इसकी माता गजनी के पास जुबलिस्तान की धनवान कन्या थी। यह एक सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखता था। इसके पिता का नाम सुबक्तगीन था। इसकी माता जुबलिस्तान की एक धनवान कन्या थी, इस कारण इसे जुबली का महमूद भी कहा गया। अगला एरो डाल के लिखेंगे हम। सिस्तान के राजा खल्क बिन अहमद को हराने के बाद इसने विश्व में पहली बार सुल्तान की उपाधि ली। राज्याभिषेक के समय इसकी उम्र 27 वर्ष थी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने इसे सुल्तान की उपाधि न देकर यमीन उद्दौला अर्थात खलीफा का दाहिना हाथ व अमीन उल मिल्लत अर्थात मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि दी। भारत पर धन संग्रह के उद्देश्य से 1001 से 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किए। यह मूर्ति भंजक होने के कारण बुत शिकन भी कहा गया। इसके वंश को यमीनी वंश कहा गया। इसका जो शासनकाल है वो 998 से 1030 का है। अब आगे देखते हैं। 1001 में प्रथम भारतीय आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध तथा उसकी राजधानी बैहिंद या उद्भांडपुर पर किया था। उद्भांडपुर को लूटकर यह गजनी वापस चला गया। बाद में जयपाल ने इस आत्मग्लानि से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। 1005 में मुल्तान के राजा फतेह दाऊद, जो कि सिया और करमाथी संप्रदाय से ताल्लुक रखता था, को हराकर मुल्तान गजनी में मिलाया। पंजाब में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराकर अपने राज्य में मिलाया, जिसमें इसने प्रत्यक्ष शासन किया था, अर्थात किसी को भी इसने नियुक्त नहीं किया। 1009 में इसने नारायणपुर, जो कि अलवर में पड़ता है, उसकी विजय की थी। 1014 में थानेश्वर, जो कि हरियाणा में पड़ता है, उसकी विजय की थी। 1018 में मथुरा विजय की थी। यहीं से कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे भगा दिया। इस कारण चंदेल राजा विद्याधर ने एक संघ बनाकर राज्यपाल की हत्या कर दी। 1019 में विद्याधर के कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन विद्याधर भाग निकला और राज्यपाल के समान ही कायरता दिखाई। 1022 में पुनः कालिंजर पर घेरा डलवाया, लेकिन गजनवी असफल रहा। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ के शिव मंदिर, जो कि गुजरात में काठियावाड़ एक क्षेत्र है, काठियावाड़ वहां पर पड़ता है, और वहां का शासक था चालुक्य, जो कि सोलंकी वंश से ताल्लुक रखता था, भीम प्रथम के काल में किया, जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। मंदिर की मूर्तियों को तोड़वाकर गजनी ने उनका सोना मक्का मदीना की मस्जिदों की सीढ़ियों में चिनवा दिया, जिससे हिंदू संप्रदाय को ठेस पहुंचे। एक बात मैं आपको बता दूं इसके बारे में
कि हिंदू धर्म से ये काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था और ये इस्लाम धर्म मानता था। तो ये एकेश्वरवादी था। ये कहता था कि ये कई तरह के लोगों को मानते हैं तो इसलिए काफिर हैं। तो इसने हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए जो शिव की जो मूर्तियां थी सोने की, उनको उन्होंने मक्का व मदीना की जो सीढ़ियां होती हैं उसमें चिनवा दिया था ताकि वो पैरों तले कुचली जाए। इतनी ज्यादा आक्रांता था, ये आक्रमणकारिता था, मतलब कुछ ज्यादा बहुत ही ज्यादा नीची सोच थी इसकी। गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध था। इसमें इसकी विजय हुई। 1030 में गजनी में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं कि इसके समकालीन जो शासक थे, अर्थात इसके समय के जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन थे। चलिए आइए देखते हैं। कश्मीर में उत्पल वंश की रानी दिद्दा, जिसका शासन 1003 तक था। इसके भतीजे संग्राम सिंह ने कश्मीर में लोहार वंश बनाया। अर्थात रानी दिद्दा की मृत्यु के बाद इस पर भतीजे संग्राम सिंह ने शासन किया था और उसने एक नया वंश लोहार वंश बनाया था। अगला एरो देखिए। मालवा का परवार वंशी भोज, त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंशी कोक्कल द्वितीय गांगेय देव। तो ये दो अलग हो गए, यानी मालवा का परवार वंशी भोज और त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंशी कोक्कल द्वितीय गांगेय देव। अगला एरो देखिए। शाकंभरी के चौहान वंशी दुर्लभराज द्वितीय, बंगाल का पाल वंशी महिपाल प्रथम। तो ये अलग हो गए। तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं। ये आपको जो इसके समकालीन, अर्थात जब इसने भारत पर हमला किया तो जो क्षेत्रीय शासक थे वो कौन कौन से थे और कहां पर थे, यह एक इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है। इनको आप जरूर नोट करें। अगला देखते हैं। इसने भारत में तिलक नामक हिंदू के अधीन सेना बनाई। देखिए ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है कि इसने भारत में एक भारतीय, वो भी हिंदू के अधीन अपनी सेना बनाई थी, क्योंकि जानता था कि जो हिंदुओं की कमजोरी है वो एक हिंदू ही जान सकता है। तो क्यों ना एक हिंदू के सामने एक हिंदू को ही खड़ा कर दिया जाए। तो इस कारण से इसने तिलक नामक हिंदू के अधीन सेना बनाई थी। ठीक है, अब एक तो ये इंपोर्टेंट चीजें हो गई यहाँ पे। अब अगला इंपोर्टेंट आता है कि इसके समकालीन इतिहासकार कौन कौन से थे। ठीक है, तो थोड़ा सा उन पर ध्यान रख लेते हैं। उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उनकी कुछ बुक्स होती हैं और ये पूछा जाएगा आपसे कि गजनवी के समकालीन या गजनवी के शासनकाल में कौन कौन से इतिहासकार थे। हमको बस यही पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दार्शनिक। दार्शनिकों में एक सबसे जो मेन व्यक्ति था और एक था वही नाम आता है। दार्शनिक में ज्यादा आपको इतिहासकार नहीं मिलेंगे, सबसे मेन मिलेगा फराबी। फराबी का ही नाम आता है और आपको फराबी याद रखना है बस। ठीक है, अगला इतिहासकार था उजुरी उनसरी। इनके भी नाम पूछे जाते हैं आपको। जो अब है इंपोर्टेंट, ये दो सादा आ जाते हैं, इन पे ज्यादा मतलब कोई भी आयोग फोकस नहीं करता है। अब जो फोकस वाला मेन है राइटर वो है उत्वी। उत्वी के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं हम। उत्वी एक शाही इतिहासकार था इसके काल का। इसकी जो पुस्तकें हैं वो निम्न प्रकार से हैं। किताब उल यमीनी इंपोर्टेंट किताब है और इसमें क्या है, इसमें गजनवी की जीवन गाथा है। इसमें गजनवी की जीवन गाथा है, ये इंपोर्टेंट बुक हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न पुस्तकों में से किसमें गजनवी की जीवन गाथा है, तो वो कौन सी है, किताब उल यमीनी। और इसके राइटर कौन है, उत्वी। ये हो जाता है इंपोर्टेंट यहाँ पे। अगला राइटर देखते हैं फिरदौसी। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही आता है, फिरदौसी के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे। तो फिरदौसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी उपाधि थी पूर्व का होमर। ठीक है, इसने फारसी भाषा की नींव शाहनामा लिखकर की। इस किताब को लिखने के लिए गजनवी ने इसे 60,000 सोने की मिस्कल दी, लेकिन तब तक फिरदौसी मर चुका था। यह कभी भारत नहीं आया, लेकिन फिर भी किताब में भारत का वर्णन मिलता है। रजनीकांत शर्मा जी ने शाहनामा का हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, अब फिरदौसी राइटर हो गया। अब इसकी एक छोटी सी कहानी है वो हम जान लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, हुआ क्या था कि जब भारत से लूटपाट करने के बाद जब गजनवी वापस गजनी पहुंचा, तो फिरदौसी जी जो इनके दरबारी थे उनसे उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा राइटर बताओ जिससे हम अपनी वही कहानियां इतिहास लिखवाएं भैया अपनी।
जो तारीख है वो लिखवाएंगे उनसे। तो उन्होंने कहा फिरदौसी जी हैं ऐसे ऐसे, बस गरीब हैं, उनको आप बस कुछ इनाम नाम दे देना। तो उनको बुलाया गया, उनसे कहा कि आप हमारी ऐसे ऐसे एक पुस्तक लिख डालिए बढ़िया सी, तो आपको हम इनाम में 60,000 सोने की मिस्कल देंगे। तो क्या होता, देखिए चाहे जमाना वो हो सही चाहे आज का सही, 60,000 सोने की मिस्कल बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो जाती थी उस समय भी और अभी भी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि सब बात तय हो गई फिरदौसी जी से, फिरदौसी जी खुश हो गए, चलो गरीबी से राहत मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक बढ़िया सी इनकी पुस्तक लिखी जिसका नाम था शाहनामा। गजनवी की पुस्तक थी शाहनामा, बहुत अच्छी पुस्तक थी, बहुत अच्छी लिखी उन्होंने। उन्होंने बाकायदा नाचते झूमते हुए आए कि भैया पुस्तक देंगे और 60,000 सोने की मिस्कल मिलेंगी। तो ये पुस्तक भाई पेश की गई इनके सामने, उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं। पढ़ी उन्होंने, काफी अच्छी लगी। लेकिन चक्कर क्या था कि भाई उनके मन में खोट आ चुका था कि 60,000 सोने की मुश्किल, हमने लगता है ज्यादा प्राइस घोषित कर दिया इसका, जो कि गलत है। तो जब आते हैं अपना इनाम लेने, तो ये भाई साहब कर देते मने, कहते नमस्ते भाई साहब, जाओ यहाँ से, हम पे नहीं है कुछ भी इनाम फिनाम, बस। तो बेचारा काफी दुखी हो जाता है इस चीज से, ये फिरदौसी अपनी झोपड़ी में वापस हो जाते हैं, काफी दुख होता है। तो फिर गजनबी को कुछ भाई जो दरबारी होते हैं, शुभचिंतक होते हैं इनके, वो समझाते हैं भाई ऐसा मत करो, वरना कोई और राइटर आपके जो वंशज हैं उनकी लिखेगा और नहीं, और आगे से बस सब नाम मिट जाएगा। तो फिर भाई गजनबी को अपनी भूल का एहसास होता है। तो कहते चलो भैया 60,000 सोने मिस्कल लो और इनको घर पर दे आओ। तो जाते हैं भैया घर पर देने, लेकिन जब जाते हैं तो पता लगा कि भैया फिरदौसी जी तो निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस कारण से ये किताब ऐसे ही लिखी गई थी, जिसमें किसी भी प्रकार का प्राइज नहीं दिया गया था, नाम दिया गया था, फ्री की लिखी हुई किताब थी। लालच दिया था, किताब लिख गई बस, और बेचारा वो भी मर गया दुख में, कुछ नहीं हुआ। तो ये कहानी है भैया फिरदौसी जी की। ठीक है, अब अगले देखिए, अगले इतिहासकार, अगले इंपोर्टेंट इतिहासकार है अल बरूनी। कहीं कहीं इनका नाम है अल बर्रुनी। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो हल्का सा थोड़ा सा डिफेक्ट हर बुक में मिल जाता है आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इनकी खास बात क्या है। तो देखिए यह है खगोल शास्त्र, कोमा भूगोल, कोमा विज्ञान, कोमा धर्मशास्त्र आदि का विद्वान था। इसका जन्म खीवा में, जो कि प्राचीन फारिज में है, को 973 में हुआ था। 1017 में गजनी में फारिज्म के शाह पर आक्रमण कर अलबरूनी को प्राप्त किया। फिर 1018 में वह गजनवी के साथ भारत आया, लेकिन यह भारत में ही रुक गया। इसने अरबी भाषा में 1017 से 1030 तक के भारत का वर्णन तहकीक ए हिंद अर्थात किताब उल हिंद में किया है। इस किताब को 11वीं सदी का भारत दर्पण भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सचाऊ और हिंदी में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। इसमें इसने जल संरक्षण करने की क्षमता के कारण भारतीयों की प्रशंसा की है। किताब में राजनीतिक जानकारी नहीं है। भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई विज्ञान नहीं, यही सोच उनके पतन का कारण बनी। इसमें शूद्रों की सबसे बड़ी सूची दी गई है। इसने 8 प्रकार के अंत्यज या चांडाल का उल्लेख किया। अब कौन कौन से किए ये देखते हैं, मतलब ये इंपोर्टेंट है यहां पर। नंबर 1 धोबी, नंबर 2 मोची, नंबर 3 जादूगर, नंबर 4 डलिया बनाने वाले, नंबर 5 नाविक, नंबर 6 मछुआरे, नंबर 7 बहेलिया, नंबर 8 जुलाहा। अब इंपोर्टेंट इसमें यह है कि इसमें लोहार वर्ग नहीं शामिल थे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि शूद्रों की सबसे बड़ी सूची किसने दी है और किसमें दी है और कितने प्रकार के बताए गए हैं और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगली इंपोर्टेंट लाइन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था। ठीक है, ये हो गए, ये इसके बारे में इतना ही आता है और कुछ नहीं आता है। अगला इतिहासकार देखते हैं। अगला इतिहासकार है बैहाकी। तो बैहाकी की कोई खास बात नहीं है, बस ये है कि इसकी उपाधि पूछी जाएगी आपसे। तो लेनपुल ने इसे पूर्वी श्री पेपियस या
पूर्व का पेप्स कहा था। ठीक है, तो ये आपके हो गए इनके पूरे। तो जो गजनवी था, अगर हम पढ़ाई के हिसाब से या पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। यही मेन होता है, और आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए और जितना मैंने बताया है इसको आप नोट कर लेना, आपको सारी सब कुछ इसी में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको इसके कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है तो इनकी एक अलग से ही किताब आती है गजनबी के नाम से, वो आप ले लेना, तो ज्यादा डीप मिल जाएगा आपको। लेकिन उसका मेरे ख्याल से आपको अपनी नॉलेज चाहिए तो ठीक है, वरना नॉर्मल पढ़ाई के लिहाज से इतना ही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे लोगों को शेयर जरूर कर देना जो सिविल सर्विस की, आईएएस, पीसीएस, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और कल हम पढ़ाएंगे अब आपको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। अंतिम आक्रांता है, इसके बाद आक्रांत तो काफी आएंगे लेकिन वो शासक नहीं करेंगे। जो आएंगे इसके बाद वो शासक करने के लिहाज से आएंगे, तो वो आक्रांता नहीं कह सकते उन्हें। आक्रांता वो होते हैं जो लूटपाट करते हैं चले जाते हैं, जो शासन करने की दृष्टि से नहीं आते हैं। तो दो आक्रांता मैंने आपको लिखा दी है, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी। इसके बाद अब तीसरा आक्रांता है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम कल पढ़ाएंगे, और उसके अलावा फिर जो परसों से आपकी जो रेगुलर क्लास तो चली रही है खैर आपकी, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आएंगे दिल्ली सल्तनत, वो पढ़ाएंगे आपको। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर आपको मुगल पढ़ाएंगे, मुगल के बाद मराठे, मराठे के बाद जो आपके जो रीजनल अच्छा क्षेत्रीय जो राजा थे वो पढ़ाए जाएंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे आपको राजपूत राजा, राजपूत वंश पढ़ाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। और यही सब आते हैं, फिर अपना वही आधुनिक भारत आ जाएगा। बस ये चैप्टर खत्म करके फिर हम आपको ले लेंगे आधुनिक भारत के बाद एंशिएंट भारत, प्राचीन भारत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।